ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना व्यू fly visual fact of a picture and picture। चलो, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वाला। ठीक है, ESC 2024 इसी साल का क्वेश्चन है, इस साल आया था। करो, पढ़ो, समझो, करने की कोशिश करो। क्या कह रहा है ये? द इम्प्योरिटीज इन वाटर, जो पानी है, ठीक, उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं विच आर एक्सट्रीमली स्मॉल, जो कि बहुत छोटी होती है, स्मॉल साइज पार्टिकल होते हैं वो, एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सेटलिंग एंड फिल्ट्रेशन, जिनको आप नीचे सेटल करके और फिल्टर करके क्या नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। तो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज। सस्पेंडेड मतलब जो पानी में तैरती हुई हैं वो। कोलोइडल इम्प्यूरिटी, ठीक है, जो क्ले से छोटे कण के पार्टिकल हैं वो। डिजॉल्व्ड इम्प्यूरिटी, ठीक है, जो पानी में घुली हुई इम्प्यूरिटी है वो। पिक्ड अप इम्प्योरिटी, पिक्ड अप इम्प्योरिटी क्या होता है वो मुझे भी नहीं पता, तो मुझे इसका आंसर सी लगता है। ठीक है, और होना भी मुझे लगता है यही होगा इसका आंसर। 3.53 का देखते हैं क्या है, क्या दिना, क्या दिया हुआ है इन्होंने। 3.53 का C। ठीक है, चलो। तो सीधी सी बात है भाई, जो डिजॉल्व है, जो पानी में घुली हुई चीज है, उसे आप फिल्टर करके नहीं निकाल सकते। पानी में अगर आपने नमक घोल रखा है तो क्या आप उस नमक को छान के निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ओके, पहले तो ये देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ स्विमिंग पूल वाटर? मतलब जो स्विमिंग पूल का पानी है वो कैसा होना चाहिए? ठीक, जो स्विमिंग पूल वाटर है, इट शुड नॉट हैव डिसइंफेक्टेंट डिजॉल्व्ड इन इट। के भाई, इसमें डिसइंफेक्टेंट नहीं होना चाहिए। यार ये तो कोई बढ़िया बात नहीं हुई, डिसइंफेक्टेंट तो होना ही चाहिए, है ना? भाई मान लीजिए उसमें लोग नहाते हैं, धोते हैं, तो उसमें वेस्ट मटेरियल जाता है। ठीक, तो डिसइंफेक्टेंट तो होना चाहिए, तो ये इसका आंसर मुझे नहीं लगता होगा। चलो, बाकी के ऑप्शन देखते हैं। देखो, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जनरल नॉलेज के ऊपर। मिनिमम अमाउंट ऑफ केमिकल शुड बी एडेड इन ट्रीटिंग वाटर ऑफ स्विमिंग पूल। जो स्विमिंग पूल का पानी है उसको ट्रीट करने के लिए केमिकल की कम से कम मात्रा इस्तेमाल की जानी चाहिए। चलो, ये बात ठीक है। ठीक है, क्लोरीन वगैरह आप इसमें मिला सकते हो, जो मिनिमम अमाउंट है वो। द वाटर ऑफ द पूल नीड नॉट बी विजिबल एट द मैक्सिमम डेप्थ। क्या कह रहा है ये? कि भाई जब वाटर ऑफ द पूल, जो पूल का पानी है, नीड नॉट बी विजिबल एट द मैक्सिमम डेप्थ, मतलब कि जो मैक्सिमम डेप्थ है आप उस पे नीड नॉट बी विजिबल, मतलब कि उसमें इतनी इतना मैलापन है कि आप उसकी मैक्सिमम गहराई नहीं देख पा रहे हो। तो ये क्या बात हुई भाई? ये तो बहुत ही रैंडम सी बात बोल रहा है। द पूल नीड नॉट हैव एन एफिशिएंट सरफेस वाटर रिमूवल सिस्टम। के जो पूल है उसमें जो सरफेस का पानी है उसको रिमूव करने का सिस्टम नहीं होना चाहिए। यार ये तो उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मुझे तो एक ही पॉइंट इसका ठीक लगा कि जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है ये, कि मिनिमम अमाउंट ऑफ केमिकल, कुछ ना कुछ अमाउंट केमिकल का आपको डालना पड़ेगा। तो 3.52 का क्या आंसर है? बी। ठीक, तो ये जनरल स्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा इस तरीके का कि थोड़ी हाँ भाई इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर है। कोई ये टेक्निकली इतना वैसा क्वेश्चन नहीं था। पढ़ो इस क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोअल इन्फेक्शन? जो प्रोटोजोआ के कारण इन्फेक्शन होता है वो इनमें से किसके कारण होता है? मैंने आपको सारे के सारे वो लिखवाए थे। तो प्रोटोजोआ के कारण कौन सी बीमारी होती है इनमें से? देखो, याद तो मुझे भी नहीं रहा था।
ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है जो पोलियो है वो वायरस के कारण होता है, पोलियो वायरस, इसे हटाओ। जॉन्डिस, जॉन्डिस किसके कारण होता है? जॉन्डिस भी शायद बैक्टीरिया के कारण होता है। डिसेंट्री, हेपेटाइटिस, ये हेपेटाइटिस का भी शायद वायरस ही होता है। चलो आंसर देख लेते हैं। 3.51 क्या दिया हुआ है? अबे इन्होंने आंसर नहीं दिया। लो भाई, ऐसे ही करना पड़ेगा फिर। ये देखो, चलो इसी पे जाते हैं ना। इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ था, एक बार सारे देख लेते हैं। जितनी भी बीमारियां इन्होंने बता रखी थी कि इसके कारण होता है, ये इसके कारण होता है, देखो ये मैंने आपको सब नोट करवाए थे। ठीक है, देखो जो प्रोटोजोआ इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, प्रोटोजोआ इन्फेक्शन के कारण आपका अमीबिक डिसेंट्री होता है। ठीक, डिसेंट्री क्या होता है? पेट खराब हो जाता है उसको बोलते हैं, और खतरनाक वाला खराब होता है। अमीबिक डिसेंट्री हो गया। ठीक, वायरल इन्फेक्शन, तो ये सारे आप नोट कर चुके हैं। ठीक, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलो इस पर आ जाते हैं फिर से अपने उसी क्वेश्चन पे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये थोड़ा लोड लेने होने में टाइम ले रहा है। चलो इस क्वेश्चन पर आओ, क्या कह रहा है ये? मॉडर्न कमर्शियल टर्बिडिटी मीटर, जो आपके आजकल के टर्बिडिटी मीटर हैं, विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो कि लाइट को स्कैटर करने वाले प्रिंसिपल पर काम करते हैं, एट राइट एंगल। ठीक है, जो कि राइट एंगल पर काम करता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? मैंने दो बताए थे, एक तो बेलिस टर्बिडिटी मीटर था, और एक था आपका नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी मीटर। ठीक है, याद करो मैंने आपको बताया था जो बेलिस है वो क्या करता था, जो जितनी भी लाइट की सोर्स है उसको हम सैंपल में से, वेस्ट वाटर सैंपल में से पास होने देते थे, और जितनी सीधी होकर गुजर रही है उसको ये मात्रा को माप लेता था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेफ्लोमीटर। नेफ्लोमीटर में क्या होता है, जो परपेंडिकुलर पे सेंसर लगा हुआ होता है वो देखता है। याद आया बच्चों? क्यों भाई अजय सिंह? ठीक है, कराया था ये। ठीक है, ये दिखाऊं इसका सॉल्यूशन, कहाँ पे बताया था? चल जाएगा काम? क्यों भाई अजय? सुप्रिया? ठीक है यार, ये स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ रिजर्वायर कैन बी, कोई रिजर्वायर है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी आपको मापनी है, किस फॉर्मूले से मापोगे? तालाब में पानी है, कैसे मापेंगे? क्यूबॉइडल फार्मूला लगाओगे, सिलेंड्रिकल फार्मूला लगाओगे, प्रिज्मॉइडल फार्मूला लगाओगे, कोनिकल फार्मूला लगाओगे? यार ये तो मेरे हिसाब से इनमें क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल शेप के नहीं होते, सिलेंड्रिकल शेप के भी इतने नहीं होते, प्रिज्मॉइडल भी लगाया जा सकता है। क्या दिया हुआ है अभी? ये तो यार वैसा ही क्वेश्चन है, ये तो डिपेंड करेगा ना सिचुएशन क्या है। 49 सी, सी का मतलब ये प्रिज्मॉइडल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर, तालाब या लेक, उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? प्रिज्मॉइडल फॉर्मूला। देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है?
क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इज द वन, वो है विच रेस्ट्स इन अ परवियस स्ट्रेटम। परवियस स्ट्रेटम मतलब एक मिट्टी की ऐसा स्ट्रेटा, मतलब मिट्टी की ऐसी परत जो कि परवियस है। परवियस क्या होता है? इसमें से पानी आसानी से होकर गुजर सकता है। एंड ड्रॉज इट्स सप्लाई फ्रॉम सराउंडिंग मटेरियल, और जो पानी आस पास के मटेरियल है वहां से वो ले रहा है। तो बेटा साइड ट्रैक वेल, ये मैं नहीं जानता। हॉरिजॉन्टल वेल, ये आंसर हो सकता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेल क्या करता है? हॉरिजॉन्टल वेल कौन सा पढ़ा है आपने? हॉरिजॉन्टल वेल हमने पढ़ा है, क्या बोलते हैं यार उसको, कौन सी टनल बोलते थे? इनफिल्ट्रेशन वेल जो होता है, याद करो, देखा था ना हमने स्टार्टिंग में। ये इसमें है वाटर क्वालिटी में, इनफिल्ट्रेशन वेल वगैरह। हाँ। हम्म, इसमें तो नहीं है। ठीक है छोड़ो, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं। इसका हम आंसर देखते हैं। ये जो हमने इनफिल्ट्रेशन हॉरिजॉन्टल वेल देखा था उसके ऊपर है। ये है 3.80 आंसर। क्या दिया हुआ है इन्होंने? 3.48 का। 3.48 भी नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है ही। डी। शैलो वेल इसने कहा है। ये कह रहा है कि भाई जो शैलो वेल है, देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जो सराउंडिंग मटेरियल है, मान लीजिए जैसे आपका डीप वेल है वो भी सराउंडिंग मटेरियल से पानी लेगा, शैलो वेल है वो भी उसके चारों तरफ जो शैलोनेस है वहां से, मतलब जो उथला वेल है वो भी, और हॉरिजॉन्टल वेल है, ये सारे के सारे जो आसपास का मटेरियल है वहां से पानी लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको हमें छोड़ देना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। देखो क्या कह रहा है ये। वाटर बियरिंग स्ट्रेटम मतलब म, वो परत हैविंग नो कन्फाइंड इम्परमिएबल ओवरबर्डन लाइंग ओवर इट, जिसके ऊपर कोई इम्परमिएबल लेवल लेयर नहीं है, इसको क्या कहा जाता है? देखो क्या कहोगे। देखो बेटा, इसको हम बोलते हैं अनकन्फाइंड एक्वीफर। को कन्फाइंड एक्वीफर आप, मैंने आपको बताया था कन्फाइंड एक्वीफर क्या होता है। जैसे ये धरती की सतह हो गई, ठीक, इसके नीचे आपकी सॉइल की लेयर है, यहाँ पर कोई ऐसी लेयर है जैसे रॉक, चट्टान की लेयर हो गई, यहाँ पे कोई सॉइल की लेयर है जिसमें वाटर है, ठीक, इसके नीचे एक और लेयर है रॉक की, चट्टान की लेयर हो गई। तो ये जो एक्वीफर है जिसमें पानी मौजूद है, क्योंकि
यहाँ से आप आसानी से पानी नहीं निकाल सकते, इसके ऊपर भी इम्परमिएबल लेयर है, इसके नीचे भी इम्परमिएबल लेयर है। तो इसी को बोलते हैं हम कन्फाइन। कन्फाइन का मतलब एक जेल में बंद एक्वीफर। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए ये ऊपर की परत ना होती ये वाली, तो इसको हम बोलते अनकन्फाइंड एक्वीफर। ये हो जाएगा 3.47 का ए। चलो अगले उस पर आओ। ये क्वेश्चन देखो, रिएक्टिव सब्सटेंसेस आर। ये थोड़ा वही है, मुझे लगता है कि ये बेसिक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। रिएक्टिव सब्सटेंसेस, रिएक्टिव सब्सटेंसेस के मतलब वो पदार्थ जो रिएक्ट करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं। कौन से होते हैं? अनस्टेबल अंडर नॉर्मल कंडीशन। जो साधारण कंडीशन में क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल का मतलब जैसे आप ऐसे समझो, जैसे सोडियम है, ठीक, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मटेरियल है। ठीक, ये क्या करता है, वातावरण से पानी भी सोख लेता है और रिएक्शन करनी स्टार्ट कर देता है। लेकिन वहीं पे अगर आप क्या ले लो, कैल्शियम ले लो या मैग्नीशियम ले लो, तो ये बड़े ही शांत स्वभाव के मटेरियल होते हैं। ठीक, अब जैसे सोडियम है, आपने देखा होगा सोडियम को अगर आप पानी में डाल दो तो पटाखा फटता है, आग लग जाती है पानी में। दे कैन कॉज एक्सप्लोजन। ठीक, ये एक्सप्लोजन मतलब पटाखा वगैरह, एंड लिबरेट टॉक्सिक फ्यूम, इनमें से जहरीली गैसें निकल सकती हैं। तो मुझे लगता है ये स्टेटमेंट सही है, जो साधारण कंडीशन में अनस्टेबल होते हैं और ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। चलो और देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन है। गैसेस एंड वेपर्स व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, ये कहता है कि जब इनको पानी में मिलाया जाता है तो ये गैस, वेपर, वो सब पैदा कर सकते हैं। बी है इजीली इग्नाइटेड एंड बर्न विगरसली एंड परसिस्टेंटली, इनको आसानी से जलाया जा सकता है, और अगर जला दिया गया तो ये विगरसली बहुत तेजी से जलते हैं और जलते रहते हैं। तो यार ये पहला ही ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है। लग तो ये भी अब जरूरी नहीं कि जो रिएक्टिव सब्सटेंस हैं वो आपके जल्दी से वो हो ही, ठीक, मतलब जल्दी से इग्नाइट हो जाए या विगरसली बर्न हो जाए। सी क्या है, लिक्विड विद पीएच लेस देन 2, वो लिक्विड जिनकी पीएच 2 से कम है और ग्रेटर देन 12.5, एंड द दोज दैट आर कैपेबल ऑफ करोडिंग मेटल, ये कह रहा है कि भाई वो लिक्विड जिनकी पीएच 2 से कम या 12.5 से ज्यादा, और जो कि जो मेटल कंटेनर हैं उनको करोड करने की क्षमता रखते हैं। हार्मफुल और फैटल व्हेन इंजेस्टेड और अब्जॉर्ब, मतलब कि अगर उन्हें खा लिया जाए या शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाए तो वो हार्मफुल होते हैं, खतरनाक होते हैं। फैटल, फैटल का मतलब इंसान अपनी जान से हाथ धो सकता है। तो मुझे इसका पहला ही ठीक लग रहा है। बाकी देखते हैं इन्होंने क्या आंसर दिया हुआ है। 3.46, 46 का ए ही दिया हुआ है, पहला ही इनका आंसर ठीक है। ठीक है, चलो। फोर थ्री फोर फोर। अब आ जाओ इस पे, इस क्वेश्चन को देखो, करने की कोशिश करो। हम्म। हम्म। ठीक है। ठीक है, लो भैया फिर से यही क्वेश्चन आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कौन सा कंपाउंड है वहन इन एक्सेस अमाउंट इन वाटर, जो कि पानी में अगर एक्सेस अमाउंट में हो, मतलब 45 मिलीग्राम से मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हो, कंट्रीब्यूट्स टू द इलनेस नोन एज इन्फेंट मिथिमोग्लोबिनीमिया। मिथिमोग्लोबिनीमिया में जहाँ पे ये इस तरीके का वर्ड लिखे, नाइट्रेट देखो कहाँ है, बस। ठीक, चलो ऊपर। ओ हो, ये आ गया भैया।
क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू टेस्टिंग ऑफ वाटर फॉर म्यूनिसिपल। अब देखो बेटा, ये वही चीज है, इस चीज को देखो, इनमें से कौन सा कथन सही है, कुल मिला के ये कहना चाह रहा है। Which one of the following statement related to testing of water for municipal use is correctly applicable? ये कह रहा है pseudo hardness। pseudo hardness का मतलब होता है, किसी भी वर्ड के आगे अगर आप pseudo लगा देते हो तो pseudo का मतलब होता है झूठा, झूठा। हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड। अगर फ्लोराइड प्रेजेंट है पानी में तो स्यूडो हार्डनेस होती है। भाई इस चीज के बारे में हम जानते नहीं, हो सकता है ये सही हो सकता है ये गलत हो। तो अगर हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिल जाती जिसमें हम का श्योर है, ठीक। अब ये क्या है, व्हेन एल्कलिनिटी इज ग्रेटर इक्वल, अगर एल्कलिनिटी आपकी टोटल हार्डनेस से ज्यादा है तो कार्बोनेट हार्डनेस इन मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस इन मिलीग्राम पर लीटर। तो जो टोटल हार्डनेस है वही कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर हो जाती है। अब ये स्टेटमेंट हम देखते हैं सही है या गलत है। जो बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी होती है, टोटल अल्कलिनिटी जो हुई उसमें से कार्बोनेट अल्कलिनिटी हटाएं और हाइड्रोक्साइड अल्कलिनिटी हटाएं। नहीं भाई, टोटल एल्कलिनिटी में से आपको कार्बोनेट अल्कलिनिटी भी हटानी पड़ेगी और हाइड्रोक्साइड अल्कलिनिटी भी हटानी पड़ेगी, तभी आपको बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी मिलेगी। जो हाइड्रोक्साइड अल्कलिनिटी है वो किसके बराबर है, कार्बोनेट अल्कलिनिटी प्लस बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी। भाई ये तो बात मुझे ठीक नहीं लग रही, मुझे ये दोनों स्टेटमेंट तो ठीक नहीं लग रहे। और ये इसका भी मैं थोड़ा सा, चलो देखते हैं क्या इन्होंने दिया हुआ है। 3.44, और ये इनका आंसर क्या है इस चीज के बारे में देखो। 3.44 का बी, जो टोटल हार्डनेस है, देखो कार्बोनेट हार्डनेस जो होती है वो क्या होती है, टोटल हार्डनेस आप कैलकुलेट करते हो, एल्कलिनिटी आप कैलकुलेट करते हो, इनमें से जो मिनिमम है वही आपकी कार्बोनेट हार्डनेस कहलाई जाती है। अब यहाँ पर क्या है, यार ये वापस इधर क्यों चला जा रहा है। टोटल हार्डनेस और एल्कलिनिटी का जो मिनिमम है वो कार्बोनेट हार्डनेस होता है, इस बात, ये बात तो ठीक है। चलो, अगर टोटल हार्डनेस इनमें से जो मिनिमम है, अगर आपकी एल्कलिनिटी, हाँ ठीक है, तो ये बात, इसकी स्टेटमेंट ठीक हो गया। देखो, देखो, इसने अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस भी किया था, जैसे आप एल्कलिनिटी कैलकुलेट करो और टोटल हार्डनेस कैलकुलेट करो, इनमें से जो मिनिमम होगा वही आपका कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होता है। अब ये कह रहा है एल्कलिनिटी क्योंकि टोटल हार्डनेस से ज्यादा है, मतलब ये आपकी 100 है, ये आपका 80 है, तो कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो जाएगी, टोटल हार्डनेस के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारा स्टेटमेंट ठीक हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाओ इस पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्राउंड वाटर पोल्यूटेंट। जो आपका ग्राउंड वाटर है उसके लिए इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर आर जनरली नॉन अल्कलाइन। जो आपके अधिकतर जो ग्राउंड वाटर है, जो जमीन में से आप पानी निकालते हैं, वो नॉन अल्कलाइन होता है, मतलब एसिडिक प्रवृत्ति का होता है। अब ये बात सही है या गलत है हमको नहीं पता। दूसरा, ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ फ्लोराइड
about 0.6 milligram per liter to 1.5 milligram per liter in drinking water would help in good development of teeth। सही कह रहा है ये। जो फ्लोराइड की मात्रा है 0.6 मिलीग्राम पर लीटर से 1.5 मिलीग्राम पर लीटर रहती है, अगर पीने के पानी में इतना हो तो दांत जो है वो अच्छे पैदा होते हैं। ये बात इसकी सही है। नेचुरल वाटर्स डू नॉट हैव डिजॉल्व मिनरल मैटर। भाई जो नेचुरल पानी है उसमें मिनरल मटेरियल नहीं होता है। भाई कैसी बात कर रहे हो? जो सबसे बढ़िया मिनरल वाटर तो वही होता है जो, ठीक है। तो मुझे लगता है थर्ड तो हटा दो, यहाँ से ये हटाओ, यहाँ से ये हटाओ। पहला मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है लेकिन सेकंड हमारा पक्का सही है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 3.43 का बी। ठीक, तो इसका आंसर होना चाहिए 3.43 का बी, यही है इसका आंसर। ठीक है बच्चों, चलो फिर से आ जाते हैं अपने उन्हीं क्वेश्चंस पे। ठीक, चलो ये क्या कह रहा है यार? अब ये तो टाइट्रेशन की प्रक्रिया है। द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन वाटर इज एस्टिमेटेड बाय टाइट्रेशन विद। ये जो आपने पानी में सोडियम क्लोराइड मिलाया हुआ है या नमक मिलाया हुआ है, जैसे ही आप पानी को नमक में पानी मिलाते हैं तो सोडियम आयन और क्लोराइन आयन ये आपके अलग अलग हैं। ठीक, तो ये कहता है कि भाई आपको जो क्लोराइड आयन है ये, इसकी कंसंट्रेशन बतानी है। ठीक, कि कितनी मात्रा है, कितनी मिलीग्राम पर लीटर है, तो उसके लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, कौन सा टाइट्रेशन इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट रीजेंट यूजिंग फेराइन एज इंडिकेटर। फिर ये तो देखो याद करना पड़ेगा। सिल्वर नाइट्रेट, मुझे जहां तक याद आ रहा है, देखते 3.42 का क्या आंसर दिया हुआ है। 3.42 का है, इन्होंने सी दिया हुआ है। 3.42 का सी, ये आप याद रख लो। अभी हम आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा कि जो क्लोराइड आयन है किस तरह से मापे जाते हैं। सिल्वर नाइट्रेट रीजेंट यूजिंग पोटेशियम क्रोमेट एज इंडिकेटर। जो सिल्वर नाइट्रेट है, नाइट्रेट है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम क्रोमेट को इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको बताया था टाइट्रेशन बेसिकली क्या होता है। टाइट्रेशन याद आया कि भाई बच्चों, टाइट्रेशन में क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब होती है। ये हो गई आपकी टेस्ट ट्यूब। इसमें आप क्या रखेंगे, सोडियम, वो क्या नाम, सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट इसमें रखा जाएगा। और जो आपका मटेरियल है वाटर, जिसमें सोडियम क्लोराइड है, वो नीचे रखा जाएगा। और पोटेशियम डाइक्रोमेट, आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट था, जो भी नाम दिया था, इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ से बूंद बूंद करके इसमें हम मिलाते चले जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, और जैसे ही कलर चेंज होगा तो जितना पानी इसमें नीचे गिरा, मतलब जितना AgNO3 आपने मिलाया, उसी हिसाब से हम पता लगा देंगे कि हाँ भाई इतना इसमें सोडियम, क्या नाम, सोडियम क्लोराइड मौजूद है। तो आप इसको याद रखें, सिल्वर नाइट्रेट रीजेंट इस्तेमाल होता है जिसको नीचे गिराया जाता है, और पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर होता है जो कि पानी के सैंपल में मिलाया जाता है ताकि कलर चेंज हो जाए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बस देखो, ये मैंने आपको बताया था जब हम ई कोलाई बैक्टीरिया पढ़ रहे थे कि ये कैसा होता है, ग्राम नेगेटिव और नॉन स्पॉर्म फॉर्मिंग। वो जो स्टेटमेंट था मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है। ग्राम नेगेटिव होता है और नॉन स्पोर फॉर्मिंग। ग्राम नेगेटिव का हमने कुछ मतलब भी देखा था, मतलब ये कोई टेस्ट वेस्ट होता है और इस टेस्ट को ये पास नहीं कर पाता, तो इसलिए इसको ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। स्पोर फॉर्मिंग, स्पोर होते हैं बेसिकली जो हमारा बैक्टीरिया होता है, एक तो ये रॉड शेप का होता है, ये प्रजनन के लिए स्पोर नहीं पैदा करता। स्पोर का मतलब छोटे छोटे कण। स्पोर बेसिकली होता क्या है, जो हमारे फूल होते हैं उनमें से जो छोटे छोटे कण निकलते हैं फूलों में से, उसको स्पोर बोलते हैं। ठीक, तो वो खैर इससे एक डिफरेंट चीज हो गई। ठीक, तो ये आपका सेकंड तो हमारा पक्का गलत है। तो सेकंड किस में से हटेगा, ये हटा, ये हटा, ये हटा, क्या रह गया 1, 3 और 4। ठीक है, फैकल्टेटिव एनारोबिक हो गया और बैसिलस।
बेसिलस शेप को प्रदर्शित करता है। फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव एनारोबिक, इसका क्या मतलब है ये हम बाद में देखेंगे। फैकल्टेटिव एनारोबिक, एनारोबिक वो होता है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करे, अगर ऑक्सीजन ना भी हो तो भी ये काम कर लेगा। एरोबिक जो होता है वो एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं। फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे भी। चलो आ जाओ बेटा। कोई वेस्ट वाटर सैंपल है, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं, इतने, 10⁻⁻⁵ मिली मोल पर लीटर है। तो इस सॉइल की पीएच कितनी होगी, करने की कोशिश करो जरा। अब बच्चों कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखो, इसने क्या कहा कि भाई ये वेस्ट वाटर ऑफ ए लार्ज कॉलोनी, कोई बड़ी कॉलोनी है, उसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 10⁻⁻⁵ मिली मोल पर लीटर। ठीक, चलो, तो जो भी है ये दी इसने इसकी कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन की। ओ एच माइनस कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻⁵ मिली मोल पर लीटर। इस कंसंट्रेशन को मैं मोल पर लीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इस मिली को हटाने का मेरा मन कर रहा है क्योंकि कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में होनी चाहिए। तो 10⁻⁻⁵ अगर मिली को हटाऊंगा मैं तो 10⁻⁻³ मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा मोल पर लीटर, ये ऊपर का है। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8.6 मोल पर लीटर। ठीक, ये हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन है। अब क्या होता है बच्चों, तो अगर आपको कंसंट्रेशन मिल गई तो पीओएच निकाल लो। पीओएच, पीओएच कितना होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। ठीक, माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 10⁻⁻8.6। ठीक, कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस, अब ये 10 है, लॉग का मतलब होता है बेस 10, 10 की पावर कितनी बढ़ाऊं कि -8.6 हो जाए 10 की पावर, तो ये आपका आ जाएगा -8.6। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, इसकी पावर कितनी करूं कि ये हो जाए, भाई इसकी पावर -8.6 ही कर दो, तो यही यहाँ पे लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 8.6। तो आपका जो POH है कितना आ गया, 8.6 आ गया। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक यूनिवर्सल ट्रुथ पढ़ी थी, क्या था, पीएच प्लस POH कितना होता है बच्चे, 14। ठीक है, तो यहाँ से पीएच कितना हो जाएगा, 14 माइनस 8.6, 14 में से 8.6 घटाओ, 14 में से पहले 8 घटाओ 6, ठीक, 6 में से 0.6 घटाओ 5.4, बस यही हो गया आंसर इसका, और क्या। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर 5.4। एक बार इसमें भी देख लेते हैं, कुछ और तो नहीं कर रखा है इन्होंने। चलो चलो चलो, कुछ और कारस्तानी तो नहीं करी हुई, यही किया हुआ है देखो।
जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसकी कंसंट्रेशन, बेटा ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं 10वीं में, 11वीं 12वीं में पढ़ाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बस इसे ध्यान रखो। जो हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन है वो दी हुई है, इसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट कर लो, और ये लॉग लगा के पीओएच निकाल लो, फिर अपना यूनिवर्सल ट्रूथ लगा लो। तो ये जोड़ घटा का सवाल। अगर आपको ये आता है कि जो लॉग है वो किस तरह से काम करता है, और दूसरा आपको अगर ये पता है, बस हो गया सवाल। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़ो क्या कह रहा है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, मतलब पानी में से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करें, एंड टोटल डिजॉल्व सॉलिड, और जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड है आर रिलेटेबल एज, आप उनको कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था भाई, जितना ज्यादा टीडीएस होगा, टीडीएस का मतलब घुले हुए कण जितने ज्यादा होंगे, नमक जितना होगा, उतना ही बिजली ज्यादा पास होगी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेसिकली एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीडीएस है। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी विद विल इंक्रीज इन टीडीएस, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए इसका आंसर। जैसे जैसे आप टीडीएस बढ़ाते हैं उसके साथ बढ़ती है, तो 3.39 का बी होना चाहिए आंसर, बी। ठीक है, सही है हमारा आंसर। अब हम चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। या इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन भी दी हुई थी, 3.39 की एक्सप्लेनेशन थी कुछ, वो देखना चाह रहा हूँ मैं। क्या दिया है इन्होंने। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये फॉर्मूला। ठीक है, देखो इस फॉर्मूले पर है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इसको आप किस यूनिट में लिखोगे, मो पर सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट 25 डिग्री सेल्सियस इंटू 0.65 बराबर टीडीएस। ठीक है, मतलब एक तरीके से इस फॉर्मूले के अनुसार क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी डी एस। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लो भाई, ड्रेकोनशियसिस इज ट्रांसमिटेड बाय ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर। नाम कितना खतरनाक है इसका भाई, ड्रेकोनशियसिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय फिल्टरेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। यार एक बात बताओ, चलो पहली बात तो ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, असर्शन रीजन में कोई ना कोई एक तो सही होगा ही होगा। ठीक है भाई अजय, सुप्रिया, तो या तो ये सही होगा, या ये सही होगा, या ये दोनों सही होंगे। अब दूसरी बात ये है, ट्रैकोनशियसिस ये कोई बीमारी है, इज ट्रांसमिटेड बाय ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर। अगर आप वैसा पानी पी लेते हो, गंदा पानी पी लेते हो जिसमें बैक्टीरिया वायरस ये सब है, तो उससे आपको ये बीमारी हो जाती है। चलो ये बात हमने इसकी ठीक मान ली। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, अगर आप ड्रिंकिंग वाटर को फिल्टर कर दें। यार मुझे तो नहीं लगता कि अगर पीने का पानी फिल्टर करके अगर ठीक हो जाता तो ये बीमारी होती। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि कोई भी बीमारी है वो उसके लिए कम से कम क्लोरीनेशन वगैरह तो करोगे ही। ऐसा थोड़ी ना कि फिल्टर कर दिया और तुम्हारी बीमारी खत्म हो गई। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सी। अब बाकी देखते हैं, क्या पता भाई होता हो। देखें क्या दिया हुआ है इन्होंने, 38 बी। अरे वाह भाई, कर दिया था भाई ये तो, वाह भाई वाह। मैं गलत था भाई इसमें, मैंने वो वैसा दिमाग लगा दिया इसमें ज्यादा। ठीक है बेटा, देखो ये क्या है, ट्रैकनशियासिस, मोर कॉमनली नोन एज गिनी वर्म डिसीज। मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जिसको छान के रोका जा सकता है। ले भाई पहले इसको देख ही लेते हैं, ये ऐसी क्या खतरनाक बीमारी है। DRACONTIA, क्या था, शिसिस। ओहो, ये होती है बीमारी भाई, ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी लग रही है। समझ पा रहे हो बच्चों क्या है ये जो है इसके पैर में दिख रहा है कुछ, ये चलता हुआ, ये
भाई साहब दुनिया में कैसी कैसी बीमारियां हैं। ये फीता कृमि बस बेसिकली ये कोई टेपवर्म टाइप का है, जो कि गंदा पानी पीने से चला जाता है पेट में। मतलब कोई छोटा ही जाता होगा, फिर ये पैर वैर में जाके बैठ जाता है और वहां पर ये लंबा होता चला जाता है। ये है ये चीज। तो इन्होंने भी यही कह रखा है। ड्रैकनशियसिस, मोर कॉमनली नोन एज गिनी वर्म डिसीज। गिनी वर्म मतलब के छोटे जो वर्म होते हैं, कीड़े, उनको बोला जाता है। इस प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन कॉज बाय पैरासाइट, इस पैरासाइट से ये होता है। ठीक। इन्फेक्शन अफेक्ट्स पुअर कम्युनिटीज इन रिमोट पार्ट ऑफ अफ्रीका, जो बेचारे गरीब लोग हैं जिनके पास फिल्टर करने के लिए कपड़ा तक नहीं है, तो उन बेचारे लोगों को ये हो जाता है। दैट डू नॉट हैव सेफ वाटर टू ड्रिंक। फिल्टरिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का पानी है, अगर आप उसको फाइन मैश क्लॉथ लाइक नायलॉन, नायलॉन के कपड़े से छान लो, कैन रिमूव गिनी वर्म फ्रॉम वाटर, वो पानी में से ये जो गिनी वर्म है, जो कीड़ा भी अभी आपको दिखाया, उसके छोटे छोटे कणों को खत्म कर देगा या निकाल देगा। ठीक है। तो स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बताओ यार, मैं तो वैसे ही दिमाग लगा रहा था कि ऐसे ही हो जाएगा ये क्वेश्चन, पर भाई ना ना ना, इतना आसान नहीं है। लेकिन ये आप याद रख सकते हो, क्योंकि ईएससी में ये क्वेश्चन आया है, तो इसके एसएससी में आने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक। अब आ जाओ, ये चीज, ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हाँ बेटा, क्या कह रहा है ये? टोटल हार्डनेस वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम कंप्लीट एनालिसिस ऑफ अ वाटर सैंपल। कोई पानी का सैंपल आपने लिया, ठीक, ले लिया, चलो, तो उससे आपको टोटल हार्डनेस जो मिली टीएच, वो मिली 120 मिलीग्राम पर लीटर। कार्बोनेट हार्डनेस कितनी है? 50 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये पूछ रहा है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या हुई, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितनी हुई, और एल्कलिनिटी क्या हुई। ठीक है। देखो, मुझे इतना पता है कि सबसे पहले हम टोटल हार्डनेस कैलकुलेट करते हैं और एल्कलिनिटी कैलकुलेट करते हैं। इनमें से जो मिनिमम होता है वो आपका कार्बोनेट हार्डनेस होता है। ठीक है बेटा। क्यों अजय? अब इसने कह रखा है इस सवाल में, टोटल हार्डनेस है आपकी 120, और और आपकी जो कार्बोनेट हार्डनेस है वो है 50। इसका मतलब क्या हुआ? अल्कलिनिटी कितनी होनी चाहिए? 50, है ना? इन क्वेश्चंस में दो तीन चीजें ही लगेंगी। ठीक। भाई, कार्बोनेट हार्डनेस किसके बराबर होती है? इन दोनों में से जो कम होगा वो। भाई, टोटल हार्डनेस आपकी 120 है, तो गारंटीड एल्कलिनिटी 50 होनी चाहिए, तभी तो ये आपस में बराबर होंगे। तो एल्कलिनिटी 50 कहाँ पर दे रखी है? तो या तो ये होगा आंसर, या ये होगा। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? अब अगला देखो। अब इसने क्या कह रखा है? देखो, सीधी सी बात है, टोटल हार्डनेस कितनी दी हुई है? 120। और आपकी कार्बोनेट हार्डनेस कितनी दी हुई है? 50। तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितनी हो गई? देखो, टोटल हार्डनेस बेसिकली क्या होता है? कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है। 120 बराबर 50 प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो गया? 120 माइनस 50 बराबर 70। ठीक है।
तो इस तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया हमारा आंसर सी। ठीक है, चलो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इन्होंने। सी, ये देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, वही जो मैंने कराया, कार्बोनेट हार्डनेस किसका है, मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस और एल्कलिनिटी। ये चीज आपकी जुबान पे, खून में हो जानी चाहिए। कार्बोनेट हार्डनेस है 50 मिलीग्राम पर लीटर, टोटल हार्डनेस 120 मिलीग्राम पर लीटर, एल्कलिनिटी है 50 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, क्योंकि भाई इन दोनों, ये आपका 120 है, ये आपका 50 होना चाहिए, तभी आपका कार्बोनेट हार्डनेस 50 होगा। और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है भाई, टोटल हार्डनेस में से कार्बोनेट हार्डनेस हटा दो, 120 में से 50 माइनस करोगे 70 आ गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 3.36 में क्या दिया हुआ है, एनवायरमेंट। जो, ये वैसा ही क्वेश्चन है यार, कैसा, जी के पी के टाइप का क्वेश्चन है। जो वातावरण है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक पैरामीटर। एबायोटिक मतलब क्या होता है मुझे भी नहीं पता, बायोलॉजी से रिलेटेड समथिंग। हाँ, और बायोटिक मतलब कुछ ऐसी चीजें जो बायो से संबंधित हैं, बायो मतलब जैसे जिनमें जान है, आई थिंक उनकी बात कर रहा है। और बायोटिक मतलब आ, मतलब बायोटिक तो हो गए ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है, लिविंग बीइंग्स आई थिंक, जैसे हम लोग, जानवर, ये सब। और एबायोटिक मतलब वो जैसे प्लास्टिक, कंक्रीट, ये सब शायद, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। और मैं ये देखना चाहता हूँ क्या इतनी नॉलेज से हो जाएगा आंसर। देखो, ये कह रहा है एबायोटिक पैरामीटर। एबायोटिक पैरामीटर में क्या क्या आता है, एल्गी, बैक्टीरिया, एनिमल। और जो बायोटिक पैरामीटर है उनमें एयर, हवा, वाटर और सॉयल। भाई मेरे हिसाब से तो गलत बात है, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट सही है, पहला सही और दूसरा गलत। चलो देखते हैं क्या आंसर है 36 का। सी, सही बात है। देखो, एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से हुए, नॉन लिविंग, जो कि जिंदा नहीं होते, जैसे वाटर, एयर, सॉयल, सनलाइट, मिनरल, ये सब। और जो बायोटिक फैक्टर है, कौन कौन से, एनिमल, बर्ड, प्लांट, फंगी, हम लोग, ये सब बायोटिक फैक्टर में आ जाते हैं। चलो ठीक है। ये हो गया ये। आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ये क्या कह रहा है, वाटर विद हैवी एल्गल ग्रोथ है ऑफन हैज अ पीएच वैल्यू एज हाई एज 9 to 10। मतलब कि वो पानी जिसमें एल्गी बहुत ज्यादा है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 9 से 10 के आसपास। हम कल पढ़ रहे थे ना कि जो एल्गी होता है वो पानी को कैसा बनाता है, एल्कलाइन बनाता है, ऐसा कुछ होता है। नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एज अ कार्बन सोर्स ऑफ एल्गी कैन रिजल्ट इन सब्सटेंशियल accumulation ऑफ। अच्छा नहीं यार, ये तो एसिडिक बनाता है शायद, एसिडिक बनाता है। कल हम उस दिन हम देख नहीं रहे थे कि जो वो रिएक्शन नहीं देखी थी, कैसे था वो, लाइक HCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट, H प्लस प्लस CO3 माइनस। चलो पहले इसका आंसर देखते हैं, फिर करेंगे बात बाद में। देखो, ये कह रहा है जो कार्बोनेट आयन होता है, पानी में जो कार्बोनेट आयन है वो पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। इन केस ऑफ एल्गली, एल्गी प्रेजेंस इन वाटर, मान लीजिए पानी में एल्गी प्रेजेंट है, तो ये इसको खा लेगा, और जैसे जैसे इसको खाता जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन और आपके बढ़ते चले जाएंगे। बेटा इस चीज से अभी एक काम करते हैं, अभी हम यहाँ तक रखते हैं। काफी क्वेश्चंस हो गए आज, मेरा भी अब ओवरहेड ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, तो बाकी की चीजें हम कल देखेंगे। ठीक है, बाकी तुम लोग बताओ कोई डाउट वाउट हो
कोई डाउट हो तो बताओ अभी। क्यों भाई अजय? ठीक है सुप्रिया। ठीक है, जो भी तुम पढ़ते हो ये मैं तुम्हें अभी पीडीएफ और ये सब वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा। इनको दोबारा से खोल के क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चंस ही सब कुछ है। अगर तुम क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो या उनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो बेटा फिर तैयारी अच्छी प्रकार से नहीं हो पा रही है। ठीक है, हम लोग तो समझाते चले जाएंगे, मजा आता चला जाएगा, अच्छा हाँ ये चीज है, ये है, ये है। लेकिन जब तक खुद बैठ के चीजों से उलझोगे नहीं, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इन क्वेश्चंस पे टाइम दो। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, मतलब सारे बुक्स हैं, क्वेश्चन है, पीडीएफ है, और जिस चीज की हिंदी तक में दिक्कत आ रही है वो रिकॉर्डेड वीडियो है ही तुम्हारे पास। तो सारी चीजें करो, अच्छे से करो, क्योंकि अब तुम्हें पता नहीं कब तुम्हारा आरआरबी का आ जाए, कब किस चीज का आ जाए। तो हमें थोड़ा सा, हम ले ही तो सिर्फ दो ही चीजें रहे हैं, एक तो एसएससी के क्वेश्चंस ले रहे हैं और एक अपना ईएससी के क्वेश्चंस ले रहे हैं। इससे बाहर आने का मुझे नहीं लगता कोई चांस है। आरआरबी का जब पेपर आ जाएगा तो आरआरबी के क्वेश्चंस और कर लेंगे। ठीक है, या तुम खुद कर लेना आरआरबी के, अपना करना शुरू कर दो। मेरे से पूछो तुम्हें करना ही क्या है, बस जो थ्योरी थी वो मैंने तुम्हें पढ़ा दी, जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने तुम्हें करा दिए। अब तो तुम्हें जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, चाहे आरआरबी के उठाओ, लेकिन प्रीवियस ईयर ही करना। आरआरबी के ले लो, उत्तराखंड यूकेपीएससी एई जेई के ले लो, जिस भी चीज का तैयारी करने का मन है टेक्निकल का। ठीक है, इस तरह से करो। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल को। बताना। ओके बाय।